रेगुलर फंड्स वर्सेस डायरेक्ट फंड। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चीज आती है कि हमारे को कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रेगुलर फंड्स में आपको एक आध परसेंट का फर्क जरूर नजर आएगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फंड्स। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ आपको एक अलग नजरिया देता हूँ कि क्या आपको रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या डायरेक्ट फंड्स में। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट फंड्स आप खुद लगा सकते हो, किसी भी वेबसाइट से ग्रो हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप डायरेक्टली खुद जो है फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या लमसम में लमसम टाइप से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेगुलर फंड्स जो है आप लोगों को क्या करना होगा, आपको किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना होगा। देखो, साल का एंड जब भी चल रहा होता है ना, हर यूट्यूबर आपको ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, वो आपको बताएंगे टॉप 5 फंड्स स्मॉल कैप के, टॉप 5 फंड्स मिड कैप के, टॉप 5 फंड्स लार्ज कैप के, और फलाना ढिमकाना करके आपको बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर आज भी आप जाकर चेक कर लोगे ना, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे इस बार के टॉप 5 फंड्स कौन से हैं, अब के टॉप 5 फंड्स कौन से हैं। लेकिन क्या हमारे को ये चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर और इसके हिसाब से हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ी सीरियस होने वाली है, और अगर आप लोग अपनी सीरियस तरीके से पैसा बनाना चाहते हो ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके, अपनी रियल एक वेल्थ ग्रो करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि रेगुलर फंड्स में हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर डायरेक्ट फंड्स में। मतलब हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए हम इन्वेस्ट करें, या हम अपनी समझ से अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बदिराजा, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फर्क होता है किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने में और खुद पैसा इन्वेस्ट करने में। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो सही है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो गलत है, तो उसके बारे में भी आप अपना काउंटर आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पॉइंट बाय पॉइंट आप दे सकते हैं। बिना किसी देरी के सीधा आता हूं मैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहला पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में हमारे को रेगुलर या डायरेक्ट फंड में फर्क क्या होता है। डायरेक्ट फंड्स हम खुद लगा सकते हैं। अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं अपनी अपस्टॉक्स की प्लेटफॉर्म को, या मैं जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ उससे थ्रू जाकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकता हूँ। और वहीं पर रेगुलर फंड्स क्या होता है, वो हमारे को किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर वहां से उसके थ्रू जो है रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर में लगा रहे हो तो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लगाना। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट फंड्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा, आधे 1% का फर्क पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा, मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। मैं मना नहीं कर रहा डायरेक्ट फंड्स में, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद भी आप लोगों को जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। वहीं पर रेगुलर फंड्स में जैसा डायरेक्ट फंड में आपको 1% फालतू मिलेगा, आधा परसेंट फालतू मिलेगा, तो यहाँ रेगुलर फंड्स में आपको उसके कंपेरेटिवली कम मिलेगा। ये तो हो गए डायरेक्ट फंड्स के फायदे कि डायरेक्ट फंड्स में क्यों हमारे को जाना चाहिए या क्यों बेटर होता है डायरेक्ट फंड्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको कुछ नहीं करना, मैं कहीं पे कोई कमेंट वमेंट करने को नहीं कह रहा। आपने सिर्फ एक पेन पेपर लेकर रखना है। अब से जो भी वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा उसके बारे में अपने आंसर जो है वो खुद लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप एक सही फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कि क्या आपने सही स्कीम चुनी है या नहीं चुनी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मान लो आप कभी बीमार पड़ते हो तो क्या अपना इलाज अब खुद घर में करते हो या डॉक्टर के पास जाते हो सकता है स्टार्टिंग फेज में आप, जैसे खांसी जुकाम हो गया तो उसमें आप अपना इलाज खुद भी कर सकते होगे, लेकिन फाइनली हमारे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। चौथी चीज कि आपने जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करी है क्या वो आपके लिए सही थी, क्या आपको उसकी जगह कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव जो है वो मिल सकता था, जो आपके अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा बेटर बैठती थी। तो ये सब चीजें, देखिए मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन आज की वीडियो को आप इस टाइप से मत समझना कि भाई मैं एक बायस तरीके से बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को पूरा पीछे के फैक्ट्स बताऊंगा, पीछे के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि हाँ भाई आप लोगों को भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट इससे पहले एक बार आप पूरी वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए, डायरेक्ट फंड्स में हम खुद लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। उसमें हमारे को इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या पता हमने, जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे कि टॉप 5 फंड्स ये हो गए, टॉप 5 फंड्स ये हो गए, पास्ट डेटा को रिकॉर्ड करके, पास्ट डेटा के ट्रैकिंग के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई ये इस बार के 5 टॉप फंड्स हैं,
ये इस बार के टॉप 5 फंड्स हैं, स्मॉल कैप में ये कैटेगरी में 5-5 फंड्स आ रहे हैं, मिड कैप में ये 5 फंड्स आ रहे हैं। ये चीज़ तो आप खुद भी देख सकते हो अगर आप थोड़ा-सा भी मेहनत करोगे ना, या आपने सिर्फ गूगल सर्च करना है टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर जिन्होंने अभी इस साल 2024 में अच्छा परफॉर्म करा है, तो आपको पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। लेकिन अब क्या पता वो जो इस बार नज़र आ रहे हैं, जो इस बार फंड्स निकले हैं, क्या वो अगले साल में हमारे को अच्छा परफ़ॉर्म करके देंगे? या मान लो अगले साल भी उसने कर लिया, क्या तीसरे साल मुझे वो अच्छा परफ़ॉर्म करके देंगे? भाई मैंने तो अपना पैसा लगाना है ना 10 सालों के लिए, तो क्या मुझे वो फंड्स जो हैं आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न देकर चलेंगे? इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। सेकंड चीज़ कि अगर मान लो चलो ठीक है मैंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद मेरी हर महीने में मान लो 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ या 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे पास अचानक से 2 लाख रुपए आ गए। अब मुझे कैसे पता? क्या मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतनी सशक्त नॉलेज है कि मैं यहाँ पर अपना फाइनल डिसीज़न खुद ले सकूँ कि अभी मुझे उस 2 लाख को क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है? अब मेरी एक्स्ट्रा इनकम आ गई है तो मैं उसे कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसमें हेल्प करूँगा? क्या मैं उसे वन टाइम में डाल दूँ? क्या मैं उसे एसडब्ल्यूपी करूँ? क्या मैं उसे एसटीपी करूँ? डेट फंड्स में लगाऊँ, लार्ज कैप में लगाऊँ, स्मॉल कैप में लगाऊँ, मेरा गोल कितना है, मुझे किस गोल के लिए कितना पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें क्या आप अगर तो आप इस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ढूँढ सकते हैं, तो आपको फिर डायरेक्ट फंड्स में जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तो आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेना चाहिए। देखो, डॉक्टर ना कभी भी अपने बच्चों का इलाज खुद नहीं कर सकता। अगर आप चाहे जितने मर्ज़ी सीनियर डॉक्टर हो जाओ, जब अपने बच्चों के इलाज की बात आएगी ना हमारे हाथ-पैर काँपते हैं। उस सीनियर डॉक्टर के भी हाथ-पैर काँपेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इमोशनल बायस्ड हो गया, वहाँ पर उसके इमोशंस आ गए हैं बीच में, जिसकी वजह से वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। इसी वजह से उसके हाथ काँपते हैं, जबकि अगर वो हज़ार ऑपरेशन पहले भी कर चुका होगा ना, उसके हाथ कभी नहीं काँपे होंगे। अगर उसका बच्चा सामने आ जाएगा ना, या उसका कोई भी फैमिली मेंबर सामने आ जाएगा, तब उसके हाथ-पैर ज़रूर काँपेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर हमारे इमोशंस आ जाते हैं ना, वहाँ पर रैशनल डिसीजन लेना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो एक प्रोफेशनल है, उसका तो काम ही ये है कि दूसरों का पैसा जो है वो मैनेज करना, रैशनल तरीके से डिसीजन लेना। तो जब 1000-2000 सर्जरी करने वाला डॉक्टर अपने बच्चों का, अपनी फैमिली मेंबर का इलाज खुद नहीं कर सकता, उसके भी हाथ-पैर काँपते हैं, तो यार फिर हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? हमारे पास तो ना तो एक्सपीरियंस है, ना हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज है कि कौन-सा फंड अच्छा है, कौन-सा नहीं है, कौन-सा अब जैसे नए एनएफओज़ आते हैं, उनमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो मैं उस पैसे का क्या करूँ? ये सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों के आंसर्स हमारे को कौन देगा? चलिए मैं अब आप लोगों को इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मेरी एज आज की डेट में 30 साल है। आपकी भी मैं मान लेता हूँ ती 30 साल है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने सोचा कि भई मैं 60 साल की एज तक हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करूँगा। ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसमें आप डायरेक्ट फंड भी ले सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि 20 साल तक आपने उसकी एसआईपी जो है वो दे दी। 20वें साल खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि आपकी जॉब चली गई या कुछ एक मेडिकल ऐसे इश्यू आ गया जिसकी वजह से अब आप आगे एसआईपी नहीं दे सकते। तो अब आप क्या करोगे? अब आपका वहाँ पर क्या डिसीजन रहेगा? क्योंकि अब आप अपने आप को उस सिचुएशन में, अपने आप को उस शूज़ में डाल के देखना और उस आपको पता लगेगा कि अब आप वहाँ पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या सोचोगे? मान लो आज आपको 20 साल हो गए एसआईपी करते हुए, आज आपकी जॉब चली गई, तो अब आपका आगे का डिसीजन क्या होगा? आप सारे पैसे निकाल लोगे या फिर आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखने दोगे, किसी टाइप से कहीं न कहीं से जुगाड़ करोगे, अपनी एसआईपी को स्टॉप करके सारा पैसा बाहर निकाल लोगे या अपनी एसआईपी को स्टॉप करके उस पैसे को लगे रहने दोगे, मुझे पैसा आगे चाहिए, मैं उसको आगे किस टाइप से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई अर्निंग का सोर्स ही नहीं बचा। तो इसके बारे में अपना आंसर वही पेज पर लिख लेना कि हाँ भाई इस टाइम पर इस सिचुएशन में मैं ऐसे करता। नोट कर लिया? अब आप ना अपने किसी भी जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों की नॉलेज में है ना, उससे बात करना। और अगर नहीं है तो आप नीचे हमारे साथ कॉन्टैक्ट पे हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो कि भाई इस पॉइंट पे आपको एक बार अपना पॉइंट भेज देना। तो उसके बाद सर आपका यहाँ पर क्या जो डिसीजन है वो क्या रहता? तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका डिसीजन ठीक था या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का डिसीजन ठीक था। और अगर आप दोनों के डिसीजन मैच कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और अगर नहीं तो फिर अब आप सोच लो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टॉप 5 वाली म्यूचुअल फंड्स की वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब पर भरपूर मिलेगी। अब आपको किसी ने मान लो कोई रिकमेंड कर दिया कि हाँ भाई मैंने तो इस फंड में लगा रखा था, तू भी इसमें लगा दे, आपने उसमें लगा दिया। ऐसे करके मैंने तो कई ऐसे पोर्टफोलियोज देख रखे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे या अपना किसी ने बता दिया उसके चक्कर में ना 20 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी। मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एक कॉलेज की फ्रेंड है मेरी, उससे एक बार मेरी बात हुई थी, मैंने उसको देखा कम से कम उसने 6-7 ईएलएसएस फंड्स में डाल रखा था। और पता है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? केवल 1 लाख रुपए। टोटल 1 लाख रुपए उसने अपनी इन्वेस्ट कर रखे थे और उसमें उसने कम से कम 20 फंड्स ले रखे थे। क्या ये एक रैशनल डिसीजन है? लेकिन अभी तो आप लोग बोल दोगे कि हाँ भाई ये रैशनल डिसीजन नहीं है, उसको फंड्स जो है वो देख के लगाने चाहिए थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट खुद करोगे ना, जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपकी हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं होगा, उस टाइम पे आपको ये चीज़ का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि आप लोग किस टाइप से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब मार्केट में क्रैश आता है, जैसे मार्केट इस टाइम 10% 12% डाउन है, अब वहाँ पर जितने भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वाले हैं ना, वो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो वहाँ पर पैनिक करेंगे और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लेंगे या और पैसा नहीं डालेंगे या जो भी उनका डिसीजन बनता है। लेकिन वहीं पर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, एक आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जो है ना, उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा। अब मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ये बोल दिया था, अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हो ना, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने 19 अक्टूबर को 2024 को वहाँ पर उस टाइम मार्केट का रेट चल रहा था 24,854 रुपए टू बी प्रिसाइज। तो वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट के साथ डाला था कि यहाँ पर अभी मेरे नेक्स्ट लेवल जो है ना वो 23,500 के हैं। और जितने भी क्लाइंट्स थे ना, एक ने मेरे से बिना पूछे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, लेकिन बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैंने उनको बोल दिया था कि अब ना आप पैसा तैयार कर लो, अब हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका आने वाला है यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट करने का, हमारे लमसम डालने का। और उस टाइम पर मैंने अपने लोगों को, अपने जो क्लाइंट्स थे, उनको मैंने रेडी कर दिया कि आपके पास अभी फ़िलहाल 15-20 दिन जो भी अंदाज़ा अंदाज़ा है, वो आप अपना पैसा तैयार करके रख लो। अब हमारे पास जब भी टाइम आएगा ना, मैं आप लोगों को बोल दूँगा और इतने इंस्टॉलमेंट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, वो उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैंने उनको बता दिया था। और उसके बाद अब जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा-सा टाइम अब आ गया है, उनकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स मैं ऐड करवा चुका हूँ। अभी भी मैंने उनको होल्ड पर रखा है, मैंने उनको अगर मान लो 1 लाख रुपए डालने थे ना, मैंने उनको सारा पैसा नहीं डलवाया। उनका कुछ पार्ट मैंने डलवाया है और उनको पूरे तरीके से समझा दिया है कि अब आगे मार्केट गिरती है, ये बढ़ती है तो हमारे को किस टाइप से रिएक्ट करना है। और यहीं पर अगर आप खुद डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, तो आपका डिसीजन कुछ और रहने वाला है। आप या तो पैसा निकाल कर बाहर निकल जाओगे, यार जो मेरा पड़ा हुआ था वो भी अब यहाँ पर डूबे जा रहा है, तो यार यहाँ तो मतलब हालत खराब हो रही है, मैं नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकता। इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी ऐसे थे जो इस टाइम पर ना पैनिक कर गए, जिन्होंने अभी-अभी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी थी और एकदम से मार्केट वहाँ पर गिर गई। मान लो उन्होंने 25,000 पर इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी थी, 23,500 पर मार्केट आ गई। उनके यहाँ पर रिटर्न्स जो है ना, किसी का -40% भी दिखा रहा है एक्सआईआरआर, और वो लोग ना पैनिक करने लगे। तो मैंने उन लोगों को समझाया और उनको शांत किया। मैंने कहा ये चीज़ ना मार्केट का पार्ट है और आप थोड़ा टाइम, आप कितने साल के लिए आए हो? कितने टाइम के लिए आए हो? आपका गोल क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का? उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको शांत किया और उनको बताया कि यहाँ पर आपको इस टाइप से बिहेव करना चाहिए, यहाँ पर डालने का या इस टाइम पर होल्ड करने का मौका बहुत अच्छा है। अब आप लोग मेरे से बोलोगे यार 1% का जो फ़र्क आ रहा है, वो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है? अगर 10 सालों में मैं इन्वेस्टमेंट करके रख रहा हूँ और 1% का जो मुझे फ़र्क पड़ रहा है, वो कितना बड़ा इफ़ेक्ट जो है मेरे कॉर्पस पर डाल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने ज़रूर ऐसा सोचा होगा और आपका बिल्कुल क्वेश्चन भी सही भी है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, अगर आप जैसे वॉरेन बफे की बात होती है या विप्रो का ही समझ लो, विप्रो का इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम बोलते हैं कि 1980 से अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज की डेट में उसके पास इतने करोड़ होते, लेकिन है किसके पास? क्या कोई इतना टाइम तक इन्वेस्टेड रह पाया? जो रह पाया उसने ज़रूर, अगर मान लो 1000 लोग होंगे ना, उसमें से केवल 1 या 2 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इतना टाइम विप्रो के अंदर वेट किया। लेकिन काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जैसे पैसा 1 का 2 होता है ना, तो वो बाहर निकल जाते हैं। 2 का 3 हुआ, तो वो बाहर निकल गए। यार कहीं ये जो 1 लाख रुपए मेरा बढ़ा हुआ है ना, 2 लाख लगा रखा है, 3 लाख बन गया है,
अब वो जो 1 लाख बड़ा हुआ है ना, कभी कहीं वो भी ना गिर जाए, इसलिए वो अपना पैसा जो है वो विथड्रॉ कर लेते हैं। तो उस टाइम पर आपको कौन सही तरीके से गाइड करेगा? आपको गाइड करेगा आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। और रही बात डायरेक्ट फंड से रिटर्न की, तो एक बार ना आप कंपैरिज़न करके देखना। चलो इतना ही है ना डायरेक्ट फंड्स का आपको लगता है, एक बार एक चीज़ करके देखना, जितना पैसा है ना, आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। आधा पैसा आप डायरेक्ट फंड्स में खुद इन्वेस्ट करना और आधा पैसा आप रेगुलर फंड्स में किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लगवाना। और उसके बाद 10 साल तक आप इसी टाइप से जैसे आपने सोचा था ना, बस उसी टाइप से रखना है। मान लो आपने 10,000 की एसआईपी सोची है, तो 5,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगाओ, 5,000 आप खुद अपने दिमाग से डायरेक्ट फंड्स में लगाओ। लेकिन लगाना फिर अपने दिमाग से। और 10 साल बाद ना आप उसमें देखना कि आपको रिटर्न्स किस में ज़्यादा मिल रहा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो आपने पैसा लगाया था, उसमें आपको नेट में रिटर्न्स मिल रहा है, या आपने जो डायरेक्टली खुद लगाया था ना, वो आप उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आप लोगों का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर रहा है, वो देख रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट के हिसाब से चल रही है या नहीं, एंड आई कैन चैलेंज यू कि 90% से ज़्यादा केसेस में ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो पैसा लगा हुआ है ना, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट फंड्स। अब लोग पूछेंगे ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास लिमिटेड नॉलेज है और वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, वो पूरा अपने उस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल है। उसको उसके बारे में डिटेल नॉलेज है, उसको पता है कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर हो रही है, मुझे अब यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, मुझे इस स्कीम को चेंज करना है या नहीं करना, उसके गोल के अकॉर्डिंग मुझे कैसा बिहेव करना है, उसकी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है, उसका गोल अचीवमेंट जो है वो इतना पास आ गया है, तो अब मुझे पैसा जो है रिस्क से उठाकर सेफ में डालना है या इस टाइप से जैसे भी उसको करना है, या पर्सन टू पर्सन जैसे उस चीज़ को मैनेज करना है ना, वो देखेगा। या किस टाइप से उन फंड्स को रोटेट करना है, कैसे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, ये चीज़ जो है ना आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा। लेकिन वहाँ जहाँ डायरेक्ट फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, वहाँ पर क्या है, आपने तो एक फंड में लगा के देख लिया, अब आप बाद में उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है। देखो हर बंदे के पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती। हाँ ठीक है, आप फाइनेंस में थोड़ा-सा पढ़े हो, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल ही है। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर का इलाज आप खुद नहीं कर सकते। हम पहले जाकर केमिस्ट से दवाइयाँ ज़रूर ले लेते हैं। लेकिन एक बार जब तक हम ठीक नहीं हो लेकिन हम तब तक ठीक नहीं होते जब तक डॉक्टर को हम एक बार दर्शन नहीं दे आते ना, तब तक हमारी बीमारी का इलाज जो है वो नहीं होता। चाहे वो उसने भी वो सेम दवाई दी हो, जो केमिस्ट ने हमारे को पहले दे दी थी। लेकिन दर्शन भी तो ज़रूरी है। एक गाइडेंस जो है, जो एक प्रोफेशनल गाइड कर सकता है। ऐसे तो फिर सारे ही ना अपना केमिस्ट बन के बैठ जाएँ, फिर डॉक्टर बनेगा ही क्यों? क्योंकि मेडिसिन तो वो भी सेम दे रहा है। तो ये फ़र्क होता है एक डॉक्टर और एक केमिस्ट में, और वही फ़र्क होता है डायरेक्ट खुद इन्वेस्ट करने में और एक प्रोफेशनल के थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने में। क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है ये। क्योंकि आप तो एक बार अपना पैसा जो है वो लगा कर बैठ जाओगे, आपने तो फंड्स बार-बार देखने नहीं, आपने अपना गोल्स को उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना, आपने अपने फंड्स को गोल्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का तो काम यही है। उसका तो यही चीज़ है कि भाई वो रेगुलर बेसिस पर हर क्लाइंट की एनालिसिस करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स का रेगुलर बेसिस पर हर 3 महीने, 6 महीने में ना उनका पोर्टफोलियो देखता रहता हूँ कि हाँ भाई कौन-सा स्कीम जो है वो परफ़ॉर्म कर मुझे रिटर्न से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं, मुझे उसके गोल के ऊपर फ़ोकस करना है। मुझे ये नहीं है कि हाँ भाई वो 12.5 दे रहा है और मैं 12 दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ये है कि उसके गोल तक मैं कैसे उसके टाइम लिमिट के अंदर मैं पहुँचा पाऊँ उसको। यहाँ पर आपके पास कोई इस टाइप से गाइड करने वाला नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में मान लो आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, 2 लाख एक्स्ट्रा आ गए। अब मैं म्यूचुअल फंड एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं किसी को किस टाइप से गाइड कर सकता हूँ उसके रिस्क प्रोफाइल, उसके गोल के हिसाब से, वो आप अपने हिसाब से देखोगे। और आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, मेरे पास इसका पूरा रिस्क प्रोफाइल है, पूरा उसका गोल है। मेरे को पता है कि भाई किस टाइप से कैसे सेट करना है ताकि वो अपने गोल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। बाकी तो देखिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बता दी है कि आप एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना और थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अपना पैसा ग्रो करने के लिए ना हमारे को टाइम देने की ज़रूरत होती है। सो अगर आप लोग अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छे से ट्रैक कर लूँगा मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, या फिर ये रशिया यूक्रेन का वॉर क्या हो रहा है, अगर आप ये सारी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो न्यूज़ होती है उनको अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो, उनको साइड में रख के फिर भी रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, तो वेल एंड गुड।
आप डायरेक्ट फंड्स में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग इतना टाइम भी नहीं दे सकते कि आप लोग थोड़ी-सी भी रिसर्च कर पाओ, तो उसके बाद फिर आप लोगों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहिए और वहीं पर आपका पैसा जो है वो ग्रो करेगा। और वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों की पूरी हेल्प करेगा, आपका गोल अचीव करने में, आपके वेल्थ क्रिएट करने में, आपके रिटायरमेंट गोल होगा या फिर बच्चों की पढ़ाई होगी या जिस भी टाइप का गोल होगा ना, उसमें आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। बाकी फिर भी आप लोगों को डाउट लगे ना, 1% भी डाउट लगे, तो थोड़ा-सा टाइम देना और वो जो मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताया ना कि अपने पैसे को आधा-आधा कर लो, या फिर चलो अगर आप लोगों को आधे-आधे का भी डर लगता है ना कि भई आधा पैसा भी क्यों लगाना है, आप 1:3 की रेशियो में तो कर सकते हो। मान लो 1 लाख लगाना है, 25,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगाओ, 75,000 तो आप खुद मैनेज कर रहे हो ना, 25,000 पे तो आप पंगा ले ही सकते हो। तो इस टाइप से आप सिर्फ 25% पैसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में लगाओ और 75% पैसा आप खुद मैनेज करो और नेट में आईआरआर रिटर्न्स देखना, आप लोगों को कैसे रिटर्न मिल रहे हैं। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है ना, वो आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल ही होता है। मेरा तो फर्ज है आप लोगों को गाइड करना, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करता हूँ कि आप लोग की वेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और वो भी एफर्टलेस तरीके से हो। तो एफर्ट्स लगाने दो ना यार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को। बाकी देखिए, पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो भी आप ही का होगा, लॉस तो वैसे म्यूचुअल फंड में बहुत कम ही होता है अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करेंगे तो। लेकिन वेल्थ ग्रो होनी है तो वो आप ही की होनी है। और फिर भी अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप इस दिए हुए नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें मेंशन करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, मैंने आप लोगों को बता दी, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछो ना यार, जब आप लोगों को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछो और अपने आंसर्स को, अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर करो। बाकी एट द एंड मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पैसा आप लोगों का है, तो फाइनल डिसीजन भी आप ही लोगों का रहने वाला है। और आज के भाषण को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में और सारी जगह पर जो भी मैंने आप लोगों को बताई, वहाँ पर आप हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग हम साथ हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे प्रोफेशनलिज्म का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बद्री राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।